आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माझीवाला, कक्षा 9वीं, विषय विज्ञान, भाग 4, अध्याय 9, प्रकाश। सिद्ध कीजिए कि छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या सदैव फोकस दूरी से 2 गुनी होती है। सामान्यतः अवतल दर्पण से परावर्तक चित्र में, जैसा कि अवतल दर्पण से परावर्तन में दिखाया जाता है कि समतल दर्पण के परावर्तन के नियम गोलीय दर्पण पर भी पूर्ण रूप से लागू होते हैं। अर्थात जो हमने समतल दर्पण के जो नियम पढ़े थे वे नियम गोलीय दर्पण पर भी लागू होंगे। अर्थात आरपी एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो पीक्यू दिशा में गमन तो करेगी, अर्थात जिस दिशा से वो आई थी उस दिशा से टकरा कर पुनः विपरीत दिशा में गति नहीं कर वापस पुनः उसी दिशा में चली जाएगी जो मुख्य अक्ष को बिंदु F पर काटेगी। अतः सीपी रेखा बिंदु P पर दर्पण पर अभिलंब है, अतः सीपी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मानी जाएगी। जैसा कि चित्र में आप इसे देख सकते हैं कि यह एक दर्पण है और इस दर्पण के ऊपर आने वाली प्रकाश की किरण RP, अर्थात R किरण इसके ऊपर आपतित होती है। लेकिन जैसे ही R किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो नियमानुसार मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। वहीं हमारे नियम के अनुसार वक्रता केंद्र से आने वाली रेखा सदैव वक्रता केंद्र से ही पुनः चली जाती है, अर्थात वहीं से वापस परावर्तित हो जाएगी। इस प्रकार दोनों के लिए आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, अर्थात कोण I का मान कोण R के बराबर होता है। अतः हम इससे कह सकते हैं कि कोण RPC बराबर कोण QPC होगा। जो कोण RPC है वह QPC के बराबर होगा, क्योंकि आपतित किरण RP मुख्य अक्ष के समांतर है। अतः कोण RPC बराबर कोण PCF, अर्थात यह इसके समांतर किरण है, तो यहाँ पर बनने वाले Z के अंदर दोनों ही एकांतर कोण का मान बराबर होता है। अतः इन दोनों का मान RPC बराबर PCF होगा। दूसरी तरफ वहीं PCF का मान QPC के बराबर होगा। जो PCF है यह PCF और ये QPC ये दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि इन दोनों का ही इसका मान I है तो इसका अंदर वाले का मान ऑटोमेटिक I हो जाएगा, क्योंकि ये इसका एकांतर कोण है और I R के बराबर है। इसलिए PCF कोण QPC के बराबर है और ये दोनों ही FPC के बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज PCF में 2 कोण बराबर है, तो 2 कोण बराबर होने पर 2 भुजाएं भी बराबर होगी। अतः PF है वो FC के लगभग बराबर होगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि दर्पण का द्वारक छोटा है, बहुत ही छोटा है, इसलिए बिंदु P दर्पण के ध्रुव O के लगभग समीप ही होगा, उसके नज़दीक ही होगा। अतः जो PF का मान है वो लगभग OF के बराबर होगा, OF के बराबर होगा। PF का मान OF के लगभग बराबर होगा। वहीं दूसरी तरफ यदि PF FC के बराबर है, अर्थात जो ये PF है वो FC के बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि PF बराबर OF है, तो अर्थात FC बराबर भी OF होगा, अर्थात ये दोनों ही बराबर होंगे। वहीं जो OF है वो OC का आधा है, अर्थात हम OF की जगह 1/2, क्योंकि OC ये पूरी रेखा है और F इसके मध्य बिंदु है, अतः OF बराबर 1/2 OC। यहाँ पर 2 भाग में होने की वजह से उधर चला जाएगा, अतः OC बराबर 2F, जहाँ OC एक वक्रता त्रिज्या अर्थात R है, वहीं OF फोकस त्रिज्या अर्थात F है। अतः हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी OF से दुगुनी है, अतः फोकस बिंदु F दूरी OC का मध्य बिंदु है, जहां R बराबर 2F होगा। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। सामान्यतः अवतल दर्पण के
एवं उत्तल दर्पण से फोकस एवं वक्रता त्रिज्या ज्ञात होने पर उन दर्पणों के सामने रखी हुई किसी भी बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण ज्यामितीय सहायता से किया जाएगा। अर्थात यदि किसी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की फोकस व वक्रता त्रिज्या पर कोई वस्तु रखी है तो उसे रखी हुई वस्तु को ज्यामितीय रूप से समझने हेतु हमें उन दोनों के निर्धारण ज्यामितीय बिंदु को किसी भी प्रतिबिंब के बनने के लिए कम से कम हम 2 परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदन करवाएंगे। अर्थात यदि किसी भी प्रतिबिंब की स्थिति को हमें जानना है तो प्रतिबिंब के स्थान के निर्धारण के लिए हम दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए कुछ विशिष्ट आपतित किरणों का उपयोग करेंगे और इन विशिष्ट आपतित किरणों को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, यदि कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से दिशा में गमन करेगी। अर्थात यहाँ पर भी एक AL प्रकाश की किरण है, वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर आने के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। उसी प्रकार दूसरी तरफ AL रेखा भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो बिखर तो जाएगी लेकिन उसकी विपरीत दिशा में वह मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, आभास होती है। अर्थात वहीं उत्तल दर्पण में AL किरण परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है अर्थात फैल जाती है, लेकिन यदि इसे पीछे की ओर आगे बढ़ाया जाए तो फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। अर्थात ऐसा प्रतीत होगा कि परावर्तित किरण LA' फोकस बिंदु से अपसारित हो रही है। अर्थात हम इसको ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। वहीं यदि कोई फोकसीय किरण अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरण के BM के परावर्तन के मुख्य अक्ष के समांतर गमन कर रही है, अर्थात यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है तो आने के बाद दर्पण से टकराकर वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अर्थात कोई किरण इस प्रकार आ रही है कि फोकस दिशा की ओर आ रही है तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी तरह उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष की ओर आने वाली किरण BM परावर्तन के पश्चात MB' मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अर्थात दोनों नियमों से सारांश निकलता है कि मुख्य फोकस से आने वाली किरण या आती हुई आभास होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरे बिंदु के अनुसार यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब किरण दोनों ही प्रकाश के दर्पणों में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अर्थात वक्रता केंद्र की ओर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में गमन कर जाती है, अर्थात जिस दिशा से वो आपतित होती है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि वक्रता केंद्र से दर्पण के प्रत्येक बिंदु को मिलाने वाली रेखा दर्पण के इस बिंदु पर अभिलंब होती है, अतः आपतन कोण व परावर्तन कोण इस स्थिति में सदैव शून्य होंगे। अर्थात जिस कोण से प्रकाश की किरण आई थी परावर्तन के पश्चात उसी भाग से चली गई। यहाँ पर जहाँ से आ रही थी और यदि डैश डैश करके यदि आगे बढ़ाया तो वक्रता केंद्र से जा रही है, अतः ये पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। अतः आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान शून्य बनेगा। और चौथी नियम, तिर्यक किरण दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित तिर्यक किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियमानुसार दूसरी तिर्यक दिशा में गमन करेगा। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि तिर्यक रेखा दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु से वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा से तिर्यक रेखा जो कोण बनाएगी आपतन कोण, उसी के संगत परावर्तन कोण पर भी उस तिर्यक कोण का परावर्तन बनेगा। अर्थात जैसे कि यह मुख्य अक्ष है, ये आने वाली किरण मुख्य अक्ष के सापेक्ष थीटा कोण से आपतित हुई तो परावर्तन के पश्चात भी ये थीटा कोण ही बनाएगी। उसी प्रकार एक उत्तल दर्पण पर भी यदि वो थीटा कोण से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात थीटा कोण ही बनाएगी। अर्थात वहीं पर यही नहीं, यदि वो ऊपर की तरफ यदि किसी अक्ष के समांतर आती है
तो वहाँ से वो थीटा कोण से परावर्तित होती है। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब। सामान्यतः प्रतिबिंब बनाते समय यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यदि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती है एवं उन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर केवल वो मिलती हुई प्रतीत होती है अर्थात आभास होती है, इसलिए उसे आभासी प्रतिबिंब या कहते हैं। सामान्यतः वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, वहीं आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, वहीं प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर केवल मिलती हुई आभास होती है, इसलिए वो आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, वहीं आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उन्हें आप पर्दे पर लिया जा सकता है, वहीं आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात आप उनका चित्र पर्दे पर नहीं ले सकते, नहीं लिया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव आगे की तरफ बनेंगे, वहीं आभासी प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे की अथवा विपरीत दिशा में बनते हैं। धन्यवाद। मैं जितेंद्र गहलोत।